ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है। साउंड वगैरह क्लियर है। यस सर। ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अब कुछ भारत के स्टेट्स के जीडीपी के ऊपर। हो गया भाई। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं, महाराष्ट्र के ऊपर बात करते हैं थोड़ा। ठीक है। देखो, महाराष्ट्र हमारे कंट्री का पहला स्टेट बन गया है जिसने अपनी स्टेट जीडीपी जो है वो 500 बिलियन डॉलर टच कर लिया है। तो ये पहला स्टेट बना है। ठीक है ना। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वो पहला राज्य कौन सा बना है जिसने 500 बिलियन के जीडीपी को टच कर लिया है। समझ आ गई बात। वही अगर आप हमारे भारत के टॉप जीडीपी स्टेट्स की बात करोगे तो इसमें फिर आपका किस किस का नाम आ जाता है। और हम्म तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, यूपी, है ना। ये सब टॉप जीडीपी वाले स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए वो क्या है, वो है कि 500 बिलियन डॉलर जीडीपी को टच करने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र है। क्लियर है, लिख लिया। चलो अब अगला पॉइंट आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो कि किससे रिलेटेड है, जोरावर टैंक। अब जरा इसके बारे में जानते हैं, जोरावर टैंक के बारे में। देखो, ये जो आप जोरावर टैंक देख रहे हो, ये अभी रिसेंटली इसका टेस्ट किया गया। और इसके आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो डीआरडीओ एंड एलएनटी के द्वारा। ठीक है ना। इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कौन सी कंपनी है, डीआरडी एंड एलएनटी, इन कंपनी के द्वारा। ये एक टैंक है। ये एक लाइट वेट टैंक है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि किस तरह का टैंक है ये, लाइट वेट। इसका जो वजन है वो हल्का है और ये पूरी तरह से अपना ट्रायल करने में सक्षम है, रिमोट एरियाज में, वाटर के अंदर भी, इवन पानी के अंदर भी। ठीक है। देखो अभी ना, रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा या फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि ना, लद्दाख के श्योक नदी के अंदर हमारे कुछ सैनिक, लद्दाख के श्योक नदी में हमारे कुछ सैनिक क्या कर रहे थे, अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उसी में E-72 टैंक के ऊपर इनकी ट्रेनिंग थी। और ये टैंक पलट गए जिसमें जो हमारे आर्मी के ऑफिसर है वो क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ना हैवी टैंक्स वगैरह है जो आप देखते हो, T-72 हो गया, T-90 हो गया। बट अभी जो ये जोरावर टैंक डेवलप किया है, ये लाइट वेट टैंक में आ जाता है। ठीक है। इस टैंक की अगर आप बात करोगे तो इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। क्या नाम है, जनरल जोरावर सिंह।
इसके नाम पे रखा गया है। ये जो आप जनरल जोरावर सिंह देख रहे हो, ये डोगरा डायनेस्टी से संबंधित थे। किससे? डोगरा। डोगरा साम्राज्य क्या है? आखिरी साम्राज्य जिसने जम्मू कश्मीर पर रूल किया, ठीक है ना। इसी साम्राज्य का आखिरी राजा होया करते थे हरि सिंह, और उसके बाद फिर इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू कश्मीर। तो डोगरा साम्राज्य को मतलब एक स्वतंत्र रूप देने वाले जो पहले थे वो गुलाब सिंह थे, ठीक है। तो उसी के समय में उनकी मिलिट्री में ये एक जनरल थे जोरावर सिंह, जिसने चाइना के नाक पे दम कर दिया था, ठीक है ना। उसकी कुछ टेरिटरी तक को मतलब हड़प लिया था। तो इन्हीं जोरावर सिंह के नाम पर क्या नाम रखा गया है? टैंक का नाम रखा गया है, जोरावर टैंक। और इस जोरावर टैंक को जो डिप्लॉय करने की बात कही गई है वो मेनली कहाँ पर, इंडिया चाइना का जो आप बॉर्डर देखते हो मतलब, ठीक है। जो हमारा जो पीछे चाइना का जो झड़प हुआ था ना गैलवान में, भूटान के बॉर्डर के पास जो अपना टेरिटरी पड़ता है गैलवान, वहां पे जो अपना टेंशन हुआ, तो उसी समय सरकार को लगा कि हमारे पास कुछ इस तरह के लाइट टैंक भी होने चाहिए, मतलब कि हम इनको काउंटर कर सके इस तरह से। तो उसी सबको देखते हुए ये डेवलप किया गया है, मतलब जो आप ये टैंक देख रहे हो, जोराबर टैंक। समझ आ गई बात? समझ तो तुम सब जाते हो, यही तो तुम्हारी खास बात है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं यूनियन बजट 2024-25 के बारे में। सुना आपने रिसेंटली इससे रिलेटेड? देखो 23 जुलाई को फुल टर्म बजट, यूनियन बजट 2024-25 प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। तो यूनियन बजट 2024-25 कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा? क्या कहा है सरकार ने? 23 जुलाई को। ये जिनके भी ऑनलाइन माइक ऑन है, ऑफ करो अपना माइक, आवाज आ रही है इधर तक। हाँ भाई, क्या बोला मैंने कि 23 जुलाई को यूनियन बजट, फुल टर्म बजट आएगा 2024-25 का। और इस बार बजट कौन प्रस्तुत करने वाली है? क्यों भाई, यही क्यों? फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, इसलिए है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत करने वाली ये पहली वित्त मंत्री बन जाएगी, भारत में वित्त मंत्री बन जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, फर्स्ट टू प्रेजेंट 7 कॉन्सिक्यूटिव बजट्स, यूनियन बजट। ये एक रिकॉर्ड होगा अपने आप में, कि निर्मला सीतारमन लगातार 7 बार बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री हो जाएंगी। किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगी? हम्म, नहीं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नाम 6 बार, लगातार 6 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है। तो जैसे ही ये इस बार बजट प्रस्तुत करेगी तो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेगी। देखो ओवरऑल मोरारजी देसाई का 10 है, वो अभी भी एक रिकॉर्ड है, बट वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड अभी भी किसके नाम है? मोरारजी देसाई 10 बार। बट मैं क्या कह रहा हूँ, लगातार में कह रहा हूँ मैं, कॉन्सिक्यूटिव में कह रहा हूँ मैं। ठीक है। बाकी इसमें देखो बजट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं या जो भी चीजें हैं, वो सारी चीज आप कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी मैं अगर बजट की बात करूं, बजट के हिस्ट्री की, तो भारत का पहला बजट कब लाया गया था? 1860 में। और किसके द्वारा लाया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। ये फर्स्ट बजट था इंडिया का, 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था भारत के लिए। चलो जी, समझ आ गई बात। अगला पॉइंट देखो अब आप लोग। बाकी देखो जब ये बजट आता है
तो उसके बाद फिर एक क्लास रखेंगे, उसमें समझेंगे सारी चीजों को कि करंट में क्या रहा, मतलब बजट को लेकर। ओके। अगला जो अब हमारा पॉइंट आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू कावेरी रिवर। अभी रिसेंटली फिर से कावेरी नदी जो है ये न्यूज में रहा, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो, एक तो क्वेश्चन है कि कावेरी रिवर अभी हाल ही में चर्चे में क्यों रहा, क्योंकि फिर से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के जल के बंटवारे के बंटवारे को लेकर एक विवाद फिर से छिड़ा है, मतलब ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो यही है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट किस किस के बीच है, कौन से दो स्टेट के बीच है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है ना, कर्नाटका और तमिलनाडु। देखो ऐसा है कि आप देख रहे हो भारत में ना मानसून आ चुका, भारत में मानसून का आगमन हो गया है, पानी की तो कमी नहीं है। आप देखो आप असम में देख लो, आप कितना तगड़ा बाढ़ आया है अभी, तगड़े लेवल का बाढ़ आया असम के अंदर में। ये जो आप अभी मानसून का इफेक्ट देख रहे हो ना, ये आपको तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ना तमिलनाडु में जो बारिश होती है ना, वो लौटते हुए मानसून से होती है, जो मानसून रिटर्न कर रहा होता है उससे होती है। तो इसको जो आपको मेनली वाटर मिलेगा ना, अब दिसंबर में नवंबर में आप देखोगे बाढ़ तक आएगी तमिलनाडु में, ये हालात हो जाएंगे। लेकिन अभी अब ये दोनों इस रिवर के वाटर को लेकर एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, पानी को लेकर, ठीक है। जहां तक आप कावेरी रिवर की बात करोगे, तो इसके स्टैटिक पॉइंट्स लिख लेंगे कुछ। कावेरी का जो सोर्स है, ये जो कावेरी रिवर है, ये आपके ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ब्रह्मगिरी हिल्स, ये पश्चिमी घाट के अंदर है, वेस्टर्न घाट, कर्नाटक के अंदर, यहीं से इस रिवर का सोर्स है। इस रिवर का जो टोटल लेंथ है वो है 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर, ठीक है। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज लिख लो आप। ट्रिब्यूटरीज पता है ना, सहायक नदी, सिमसा, हेमावती, भवानी, सिमसा, हेमावती, भवानी, ये सारे इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की। और कावेरी को ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, कावेरी डेल्टा को, है ना। कावेरी का डेल्टा कहाँ बनता है, तमिलनाडु में, जहाँ इसको दक्षिण भारत के अन्न का भंडार कहते हैं, ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, कावेरी रीजन को। लिख लिया, समझ आ गई बात। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये चलो आगे देखो। देखो मैंने आपको इसका थीम क्या बताया? लीव नो वन। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये इसका थीम रहा। देखो ये जो 11 जुलाई को हमने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया, तो इसमें यूएन का कुछ पॉइंट रहा इंडिया के बारे में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें इंडिया के बारे में यूएन का पॉइंट क्या रहा? एक तो ये रहा कि जो अंदाजा लगाया गया था ना कि भारत इतने वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा, वो इंडिया ने बहुत पहले अचीव कर लिया। ठीक है ना? वो भारत ने, तुमको काहे खुशी हो रही है इतनी? ठीक है, उसको पीछे बगल वाले को कह रहा हूँ, इस टाइम मैं तेरे को तो कह भी नहीं सकता। ठीक है, वरना ये कुछ अलग ही मुद्दा बन जाएगा। देख, एक्चुअली मेरे घर वालों ने साफ कह के भेज रखा है, हम जमानत नहीं कराएंगे। समझ आई बात? जो बोलना हो सोच समझ के बोलियो। तो इसीलिए मैं काफी सोच विचार करके ही बातों को रखता हूँ। ठीक है, चलो देखो, तो यूएन ने कहा कि हमने पहली बात तो ये चीज बहुत पहले अचीव कर लिया। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख रहे हो कि अभी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना? तो अभी शायद हमारे पास उतने रिसोर्सेस हैं कि हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन देखो हर जगह की ना कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप इन्वायरमेंट में भी जाओगे तो, है ना? कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? कि लिमिटेड रिसोर्सेस, कि उसके बाद फिर वो पॉपुलेशन को, आप देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर आप ना ग्राफ भी बनाओगे तो क्या होता है कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पहले तो चलो बढ़ता है। ये बढ़ता क्यों है? क्योंकि वहां के जो रिसोर्सेस होते हैं ना, वो उसको कैरी करने में सक्षम है। इसलिए आप जनरली क्या देखो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अभी इंडिया इस पॉइंट पे है कि अभी पॉपुलेशन हमारा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो, एक लिमिटेड फॉर्म में भी तो रिसोर्स होगा ना, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो रिसोर्स लिमिट में आ जाएगा। फिर वहां से जनसंख्या कहाँ जाएगी? फिर ऐसे जाएगी, सिग्मोइड, सिग्मोइड शेप बनता है मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो ये पीक हो जाता है फिर, है? ये ग्रोथ का पीक हो गया ना। तो यूएन का कहना है कि जो हमारे कंट्री में जो पीक आएगा ना, वो कब आएगा? 2062 में ये पीक आ जाएगा। 2062 में हमारे कंट्री में पॉपुलेशन का पीक आ जाएगा। इस समय हमारे देश की जनसंख्या हो सकती है कि 1.7 बिलियन हो जाए, 170 करोड़। और ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी को टच कर जाएगा, ये पीक होगा। अब इसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जनसंख्या घटने लगेगी, मतलब धीरे धीरे लोग मरने लगेंगे। देखो, एक ना मालथूसियन का भी सिद्धांत है, आप जानते हो ना, मालथूसियन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कि मालथूसियन ने क्या कहा कि भाई हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो तो क्या बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, 2 4 8 16 32 डबल होता जा रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अब इस रिसोर्सेज की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है, ये थोड़े कि आप जितने मर्जी आते जाओ धरती के ऊपर सब, नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा? क्या होगा फिर? डिजास्टर। ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, डिजास्टर होगा, आपदा आएगी, और नेचर फिर अपने आप को खुद क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। तो ये वही चीज है, ठीक है ना, कि 2062 तक बताया कि हमारा पीक आ जाएगा पॉपुलेशन का, जो कि 1.7 बिलियन होगा, है? इंडिया के बारे में ही बता रहा हूँ। जब बात पॉपुलेशन की है तो आज इंडिया ही खेल रहा है, मतलब वर्ल्ड में, ठीक है ना? उसी की बात होती है, ऐसी बात नहीं है। कहाँ पे? देखो, कानून वैसे लागू नहीं हुआ, लेकिन आप देखोगे बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे यूपी में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म नहीं भर सकते अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो। हाँ, बंद कर दिया। तो वो सब, अरे यार बहुत होते हैं दो। चलो, दो तुम कम समझते हो क्या?
चलो भाई, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो देशों की यात्रा की, एक रशिया और ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखो, सबसे पहले तो 2019 के बाद ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ की यात्रा की? रूस की यात्रा की, जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें इनवाइट किया। ठीक है ना। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके थे जब मिलना हो सकता था, लेकिन वहां पे बाइलेटरल वगैरह में, वहां पे क्या है कि एस जयशंकर ही देखने को मिले, मतलब वही जाते थे मतलब। ठीक है। तो 2019 के बाद ये डायरेक्ट मिलना हुआ है, मतलब किसी, आप अगर वैसे हटा दो एक, मतलब कि मल्टी लेटरल समिट को हटा दो, तो उसके बाद मैं बाईलेटरल समिट की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी गए हैं इसलिए। ठीक है। तो यहाँ जब मोदी जी का पहुंचना हुआ तो क्या क्या रहा जरा देखते हैं। तो सन 2019 में ही नरेंद्र मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया गया था, जो कि अब इस बार उन्होंने जाके वहां से रिसीव किया है। तो एक तो पहला पॉइंट कि रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है इन्हें। ठीक है। और ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जो इस अवार्ड को पाए हैं। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें दिया गया। क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाल ही में किस देश ने दिया ऐसा, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? हम्म। वैसे आप इस सिविलियन अवार्ड का नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। हमारे यहाँ पे यही चीज क्या है? भारत रत्न। राइट। यही चीज हमारे यहाँ पे भारत रत्न है। और अवार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कब अनाउंस कर दिया गया था? यस, 2019 में ये अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है। तो भाई, एक दो पॉइंट और नोट डाउन करना। अब इंडिया और रशिया ने ये भी टारगेट बनाया मिलके कि हम 2030 तक जो अपना बाईलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाकर कितना करेंगे? 100 बिलियन डॉलर। ये दोनों देश ने टारगेट रखा है कि 2030 तक जो हमारा बाईलैटरल ट्रेड है उसका वर्थ क्या होना चाहिए? 100 बिलियन डॉलर। कब तक? हम्म। कौन सा वाला? 2030? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाएगा। बाईलैटरल ट्रेड। बाईलैटरल ट्रेड क्या होता है? जो दो कंट्री के बीच में होता है। तो उसको ये यहां तक ले जाने की टारगेट है दोनों देश का, 2030 तक। अच्छा, एक चीज और, पीएम मोदी ने एक और रिक्वेस्ट किया रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कि जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो हमारे सैनिक जो है, इंडियन सोल्जर्स, आप उन्हें रिलीज कर दीजिए, आप उन्हें जाने दीजिए। और इस बात पे पुतिन एग्री हो गए हैं। मतलब एक ये पॉइंट है, मतलब अगर इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना चाहो तो। ठीक है ना। बता तो दिया, आप क्या करो नोट डाउन। क्या बोला मैंने, ये बताओ, क्या बोला मैंने? जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, बस यही तो बोला, और क्या बोला। हाँ, यही तुम्हारे मिहिर जी की कहानी होती नाटक वाली, एकता कपूर की, तुरंत दिमाग में समा जाता, मतलब बस से। ठीक है। किसी दोस्त का बताया हुआ गुड़ गोबर होता, तुरंत दिमाग में समा जाता। हाँ बोलो। हाँ, पाकिस्तानी को भी एक, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जी ने कहते हैं, ओनली पाकिस्तानी जिनके पास भारत रत्न है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और मोरारजी देसाई ओनली इंडियन है जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है।
निशाने पाकिस्तान है। भाई अब इंडिया के अंदर में राम कॉमन है, कृष्ण कॉमन है, वैसे ही होता है वो हर जगह, ठीक है। हैं? हाँ वैसे ही होता है हर जगह, और क्या। तुम्हें क्या जानना चाहिए था और तुम क्या जानने लग रहे हो? चलो एक अगला पॉइंट आते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट कि अभी रिसेंटली वाधवन पोर्ट किस राज्य में डेवलप किया जा रहा है? वाधवन बंदरगाह। हाल ही में काफी चर्चों में भी रहा है ये, तो आप बताओ कि किस स्टेट में ये डेवलप किया जा रहा है? महाराष्ट्र के अंदर। ये इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होगा, इसके बारे में लिखते चलना। 13th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर इसको डेवलप कर रहे हैं। अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के द्वारा भी रशिया ने 2 ट्रेन भर के कोयला भेजा था इंडिया। पढ़े थे ना? हैं? कहाँ से कहाँ भेजा था? जगह का नाम? पिट्सबर्ग से मुंबई। हो गया, लिख लिए? चलो अब ये बस इतना ही काफी है आपके लिए अभी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल आप इसके स्टेट का नाम ध्यान रखो, और कौन से नंबर का है ये? 13th नंबर का पोर्ट है, मतलब इंडिया के अंदर में जो डेवलप किया जा रहा है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट नाटो। नाटो से रिलेटेड है, तो नाटो के 33rd समिट की बात करते हैं। ठीक है, 33rd समिट ऑफ नाटो। व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस नाटो का जो गठन है वो 1949 में किया गया था। इसमें अभी हिंदी में इसमें अभी टोटल कितने कंट्रीज हैं? 32 मेंबर कंट्रीज है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो इसका जो अभी 33rd समिट है ये कहां पर हुआ? वॉशिंगटन। ठीक है, इसका समिट हुआ वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में इसका समिट हुआ। क्वेश्चन है कि नाटो किन्होंने और क्यों बनाया? नाटो यूएसए, कनाडा और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके द्वारा मिलकर बनाए गए ग्रुप, कि हम में से किसी पे अगर कोई कंट्री अटैक करेगा तो वो हम सब मिलके काउंटर करेंगे, वो अटैक हम सब पे माना जाएगा। तो इसी पर्पज से नाटो को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। चलो भाई अब अगले पॉइंट पे आते हैं फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने इसे? नोट डाउन कर लिया? देखो अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में देखा कि जगन्नाथ यात्रा रही, देखे थे ना?
तो आप जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करते हैं। देखो एक तो ये यात्रा निकाली कहाँ जाती है, पुरी। पुरी कहाँ पर है, यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल भी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में, जगन्नाथपुरी में। तो ये यात्रा इस बार कब रहा, 7 जुलाई 2024। 7 जुलाई 2024 को यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें यूं होता है, ये जो जगन्नाथपुरी जो आप टेम्पल देख रहे हो यहाँ पे, 3 जनों का मूर्ति है ना मेनली, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, तीनों भाई बहन की मूर्तियां हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूं माना जाता है कि इस दिन जब ये यात्रा निकलती है तो ये अपने मौसी के घर जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी चीज से रिलेटेड है ये यात्रा। थोड़ा सा इसमें भी भगदड़ भी मच गया था, एक सुनने में आया, एक लोगों की डेथ भी हो गई थी, एक पर्सन की मतलब। ठीक है, ये इस बार ऑलमोस्ट, शायद कंफर्म नहीं हूं मैं, 10 डेज का है जो भी है, बट कंफर्म नहीं हूं मैं एग्जैक्ट डेज कितने दिन चलती है, क्योंकि तुम लोग ना कुछ अजीब ही क्वेश्चन पूछते हो जो मेरे समझ से बाहर होता है, मतलब काम के क्वेश्चन एक भी नहीं होते आप लोगों के। हाँ, सही बात है, देख रहे हो। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि गलत कोई कहीं नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। ठीक है ना, चीजें तो सिचुएशन के हिसाब से अजीब बन जाती हैं। गलत कोई थोड़ा ना होता है कहीं भी, कभी भी गलत नहीं होता कोई। कौन गलत है, कोई नहीं है, है ना। चलो आगे देखो, ये जो जगन्नाथ यात्रा आप कह रहे हो, वैसे मेन ये ध्यान रखना अपने स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मंदिर की कुछ खास बातें हैं जो स्पेशल है अपने आप में, कि आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हो समुद्र की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देती, और गेट पार करते ही समुद्र की आवाज सुनाई देती है, मतलब पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वहाँ ड्रेस कोड भी है, और वहाँ पे ड्रेस कोड भी है, जा सकते हो, ड्रेस कोड है, लेकिन वहाँ पुरुषों के लिए ड्रेस कोड कर दिया है अब। वहां पे एक दो चीज और है कि जो उसका फ्लैग जो उड़ता है ना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है हवा के। हाँ, प्रसाद वो एक के ऊपर एक मटका रख के बनाते हैं, और सबसे ऊपर वाले मटके का पहले पकता है। और एक और चीज मैं तुमको बता दूं कि जगन्नाथपुरी में जो पुजारी है ना, वो ब्राह्मण नहीं है जाति के, अलग अलग कास्ट के हैं सारे, ब्राह्मण नहीं है। हम्म, देखो अभी, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब रिसेंटली एक डे डिक्लेयर किया सरकार ने, ठीक है, जिसका नाम है संविधान हत्या दिवस। नहीं, अभी डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेरेशन है। बाकी जो संविधान हत्या दिवस है, ये 25 जून को बनाए जाने की बात की गई है, कि हर साल 25 जून को मनाएंगे संविधान हत्या दिवस। देखो अभी ऐसा है कि पिछले कुछ समय से ना अपोजिशन ने केंद्र को ये कह के घेरा कि ये संविधान बदल देंगे, ये संविधान खतरे में है। पता नहीं कौन सा संविधान खतरे में था, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने भी अच्छी खासी कर रखी है, समझ तो रखता हूँ इन चीज़ों की। तो पता नहीं कौन सा संविधान खतरे में था, वो तो मुझे खैर समझ नहीं आया था। तो देखो ये ना हाथ में ऐसे संविधान ना ऐसे डोलाने से नहीं होता संविधान, सब अब उसको पढ़ो भी, ठीक है ना, जो हाथ में लेके तुम डोल रहे हो ना ये पार्लियामेंट सड़कों पे, इसको पढ़ो भी, कि पता चले कि ऐसा क्या हो सकता है कि जब संविधान का उल्लंघन होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हटाओ इसे। वो एक्चुअली एक्चुअली देखो, 25, तो अभी ना
यही सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। कि अभी वर्तमान सरकार ने भी क्या कहा कि अब हम हर साल क्या मनाएंगे, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। तो ऐसा है कि फिर वही बात कि 25 जून 1975 को हमारे देश में क्या लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी। ये आपातकाल की घोषणा किस आधार पे हुई थी, किस आधार पे हुई थी, इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, इसके बेस पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल लगाया गया। आपातकाल के दौरान आप जानते हो बहुत सारी चीजें गड़बड़ी भी हो गई, अपोजिशन के लोगों को भर भर के जेल में डाल दिया गया, ठीक है, जिसने भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश की सबको सजा दी गई, ठीक है, लोगों की नसबंदियां तक करा दी गई पकड़ पकड़ के, मतलब जबरदस्ती, ठीक है, हाँ हाँ हकीकत है ये, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगा। इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, किन्होंने डिक्लेयर किया था ये, प्रेसिडेंट पूछ रहा हूँ यार, फखरुद्दीन अली, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ये प्रेसिडेंट होते थे भारत के इस समय, इन्होंने ही, देखो घोषणा तो प्रेसिडेंट ही करता है, ये तो आप जानते हो ना। तो जो डिक्लेरेशन था वो किसका था, डिसीजन कहते हैं उसको, डिक्लेरेशन नहीं कहते, ठीक है। और डिसीजन लेने वाला बड़ा होता है या डिक्लेयर करने वाला बड़ा होता है, डिसीजन लेने वाला, जिसने सिचुएशन को समझा करो यार तुम लोग, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा एक चीज और, संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर। संविधान दिवस ये होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इस दिन हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। हाँ भाई लिख लिया। तो वही है कि भाई देखो, अब अपोजिशन ये सब कर रही थी, सरकार ने भी कह दिया कि हम भी क्या मनाएंगे अब, संविधान दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। क्योंकि देखो इसके बाद क्या हुआ कि आप जानते हो कि हमारे देश में ना 42वां संशोधन हुआ था ना, कब हुआ था, 1976 में। और इस चेंजेस से ना बहुत कुछ चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब 42वें संशोधन को खुद अपने आप में एक लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो 42वें संशोधन को। तो संविधान तो उस समय कहना है वर्तमान सरकार का ही खतरे में था, ये तो तुम बेवकूफ बना रहे हो अभी, ठीक है ना। असल में जो संविधान बदला गया वो तो, भाई ये मैं पक्ष विपक्ष की बातें कर रहा हूँ, मेरे को मत ले आना बीच में, ठीक है ना, ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है मतलब, ठीक है। तो ये सब देखते हुए ये हो गया, ये लिख लिए। चलो अगला टॉपिक, इतना काफी है इसमें, आप ये सब चीज ध्यान रखें। अब बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी। 2025, ये भी अभी कुछ चर्चे में रहा मतलब, ठीक है। देखो चैंपियन ट्रॉफी 2005 जो वेन्यू रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, पाकिस्तान रखा गया है वेन्यू। लेकिन अभी बीसीसीआई ने कहा है कि इंडिया नहीं जाएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान, ठीक है। बीसीसीआई का कहना है कि आप हमारे मैच या तो दुबई में होस्ट कराओ और या फिर श्रीलंका में, ठीक है ना। हैं, कौन,
माइक बंद कर दू जरा। चलो देखो आप लोग ना, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में आ जाओ, इस पे बात करते हैं। देखो ये जो आप चैंपियन ट्रॉफी 25 देख रहे हो पाकिस्तान में होना है, तो बीसीसीआई ने क्या कह दिया कि इंडिया इज नॉट गोइंग पाकिस्तान, नहीं जाएगा भारत। कराना है तो हमारा मैच कहाँ कराओ, या तो दुबई में या श्रीलंका में। अब देखो पाकिस्तान का कंसर्न क्या है कि यार कुछ तो पैसे आते, ये क्या पंगा खड़ा कर दिया इन्होंने, मतलब क्योंकि पिछले एक जमाने से ना आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया पाकिस्तान ने, और इसमें ज्यादातर ना बीसीसीआई ही पंगे खड़े कर देता है, मतलब तभी तो ये लोग कहते हैं बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी। देखा होगा तुम लोगों ने, आजकल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का ये भी कहना होता है, मतलब तो ये सारी की सारी चीजें अभी उठी है, मतलब मुद्दा वर्तमान में। और जहां तक चैंपियन ट्रॉफी की बात है, तो इसका जो लास्ट सेशन हुआ था, कब हुआ था, 2016 में हुआ था, जो कि पाकिस्तान नहीं जीता था, और 2016 के बाद हुआ नहीं है। ये चैंपियन ट्रॉफी बंद कर दिए गए थे। नहीं, 16-17 ही होगा, जो भी होगा वो लास्ट था, मतलब उसके बाद 7-8 साल बाद ये ट्रॉफी होने जा रहे हैं, मतलब चैंपियन ट्रॉफी। ये बंद करने का रीजन आईसीसी ने ये बताया था कि अब T20 वर्ल्ड कप को इसकी जगह हम रखेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे इसको, क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। और फिर वो भी ले आए थे, टेस्ट चैंपियनशिप भी ले आए थे, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होता है ना, हाँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहला किसने जीता, न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, और दोनों में इंडिया फाइनल में गया, और इस बार भी इंडिया फाइनल में जाएगा। शायद फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हो, वो तो टैली के वो पॉइंट के ऊपर होता है। जो टॉप टू रैंक होते हैं ना, जो टॉप टू टीम का जो रैंक होता है, वही उन्हीं का फाइनल होता है, मतलब तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा है इसमें। तो ये होने जा रहा है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है ना, कि लास्ट सेशन किस ईयर में हुआ था। अब तुम अंदाजा लगा के 4 साल पहले जाओगे तो 21 बोलोगे,
अगर एक जनरल रूल भी लगाओगे हर चीज का, लेकिन बीच में ये क्या था, ये बंद था, ये ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो रहे थे ये। चलो आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना। अब बात करेंगे फ्रांस के इलेक्शन की। चलो थोड़ा इस पे आते हैं अब। फ्रांस में भी जो हाल ही में चुनाव हुए, सुना तुम लोगों ने? हुआ ना चुनाव? क्या हुआ चुनाव में? हैं? हाँ, ईरान में भी हुआ है और फ्रांस में भी हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा, ईरान में भी नहीं हुआ, आएंगे उस पे भी। तो फ्रांस में जो अभी इलेक्शन हुए, तो अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है बताओ? है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? इमैनुअल मैक्रोन। देखो, ये थोड़ा सा ना आपको बड़ी वाहियात बातें हुई है यहाँ पर, मतलब कि ठीक है ना, फालतू की बातें, ठीक है ना। मैं अपने देश इंडिया को बहुत अच्छा मानता हूँ इन सभी देशों से, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग, बताओ, तुम तो कुछ नहीं जानते, मतलब असलियत से वाकिफ नहीं हो। इंडिया आज इनके सामने एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, अपने डेमोक्रेसी को देखते हुए, यूएस के सामने, फ्रांस के सामने ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं अपने इलेक्शन में, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं मतलब इन देशों के अंदर में। देखो, अभी क्या हुआ कि ना, यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन हुआ, यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हुआ। यूरोपीय यूनियन जानते हो ना, आपने सुना होगा, यूरोपीय संघ, सुना जरूर होगा, थोड़ा सर्च भी कर लेना, पता लग जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ ना, तो इलेक्शन में क्या हुआ कि यूरोप में लगभग आप देखोगे जो कंट्रीज हैं उनमें दो तरह के थिंकिंग वाले लोग हैं, लेफ्ट और विंग वाले। इसमें क्या होता है, कुछ फार हो जाते हैं, फार लेफ्ट और फार राइट। मतलब ये क्या होता है, देखो जो फार लेफ्ट है ना, यहाँ पे हमें समझना क्या है, बस उतना ही समझा रहा हूँ आपको। जो फार लेफ्ट है ना, ये पूरी तरह से सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, है ना, और स्टेट इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं। किस पे बिलीव करते हैं? सोशलिज्म एंड स्टेट इकोनॉमी। वहीं अगर आप राइट विंग की बात करोगे, राइट विंग, तो ये किसकी बात करते हैं? ये कैपिटलिज्म की बात ज्यादा करते हैं, ये कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं जो राइट विंग वाले हैं, फार राइट और फार लेफ्ट। कुछ ऐसी विचारधारा है फ्रांस के अंदर, इस तरह की विचारधारा है फ्रांस के अंदर। इसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को सेंट्रिक कहते हैं, सेंट्रिक, कि हम फार नहीं है, हम दोनों को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये जो आप इमैनुअल को देख रहे हो, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करता है? सेंट्रिक थिंकिंग का है ये बंदा, ठीक है। तो जब यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या पाया गया कि जो फार राइट वाले थे ना, उन्होंने अच्छा करके दिखाया, उनको ज्यादा वोट मिले, मतलब फार राइट वालों को ज्यादा वोट मिले। तो मैक्रोन ये समझाना चाह रहा है कि फ्रांस के लोगों की ऐसी थिंकिंग नहीं, ठीक है ना, कि वो सेंट्रिक है ज्यादातर। वो क्या करता है कि फ्रांस में इस बेस पे इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है, दोबारा चुनाव कराओ हमारे यहाँ पे, देखे जरा, ठीक है ना, कि सेंट्रिक, फार लेफ्ट या फिर फार राइट, ठीक है। उसने दोबारा चुनाव की घोषणा कर दी फ्रांस के अंदर। अब कुछ जो नतीजे आए ना, वो अलग ही निकल के आए, फार लेफ्ट वाले सीट ले गए ज्यादा, फार लेफ्ट वाले। जो फ्रांस में चुनाव हुआ, तो उसमें जो लीडिंग पार्टी निकल के आई सबसे ज्यादा, मेजोरिटी तो खैर किसी को नहीं मिला, पूर्ण बहुमत तो किसी को नहीं मिला, लेकिन किसकी सीटें ज्यादा निकल के आई? फार लेफ्ट वालों की। अब इसमें दंगे वगैरह और हो गए, इन्होंने फार लेफ्ट वालों ने दंगे तक कर दिए फ्रांस के अंदर, ये कहते हुए कि हमारी सीटें कम कैसे रह गई। फार लेफ्ट वालों ने कम कैसे रह गई, सीटें तो ज्यादा निकली लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आया ना, पूर्ण मेजोरिटी नहीं आई। ये दंगे कर दिए इस बात पे, इन्होंने आग वाग लगा दी हर जगह। अब वहां पे जुविस अलग रो रहे हैं, जुविस कह रहे हैं कि ये फार लेफ्ट वाले हमें जीने नहीं देंगे,
ये बहुत बुरे लोग हैं। या तो हम इसराइल भाग जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम सुरक्षित हैं, या फिर कैसे ऐसे किसी ऐसे देश में चले जाएंगे जहाँ पे हम सुरक्षित है। फार लेफ्ट हमारे लिए सही नहीं है। ये एक अलग मुद्दा उठ गया। इससे पहले तुम देखो, जब बिडेन प्रेसिडेंट बना था यूएस का, जीता था, क्या किया था ट्रंप ने, याद है ना? अटैक तक करवा दिया था कांग्रेस के ऊपर। तुम देखो कि इंडिया कितना बड़ा एक सुंदर एग्जाम्पल सेट होता है इनके सामने, मतलब कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी हमारे यहाँ पे जनसंख्या है, इससे अच्छा तो हम है। क्या तुम हमें बोलते रहते हो हर बात में? तुम तो सीखना चाहिए हमसे, इंडिया सीखना चाहिए, सीखो। ठीक है कि यहाँ पे ठीक है अपोजिशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह की वाहियात हरकतें तो नहीं होती ना, इलेक्शन के नाम पे, चुनाव के नाम पे, अपोजिशन के नाम पे। तो भारत एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है इन सबके सामने। इनकी समस्याओं को उठा के देखो ना आप, क्या है ये, तब पता चलेगा मतलब। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब यही हो गई है कि वो तो सेंट्रिक का बंदा है, और फिर सबसे ज्यादा सीटें किसकी निकल के आई हैं? फार लेफ्ट की। अब मान लो फार लेफ्ट वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर अगर सरकार बना भी लेते हैं, तो अब सोचो कि ये लॉ बना के भेजेंगे और इमैनुअल को साइन करना पड़ेगा, या फिर वो मना करेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहां पे, ये चीजें देखी जा सकती है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ना, इमैनुअल ने ये चीज कहा था कि क्या फ्रांस सिविल वॉर की तरफ बढ़ता है, कि गृह युद्ध की तरफ बढ़ता है, मतलब जो फ्रांस है। तो ये सारी चीजें हैं मतलब। ठीक है। देखो अब थोड़ा सा ना फ्रांस के स्टैटिक पॉइंट्स लिख लो। सो वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, लिख लिया था। कैपिटल ऑफ फ्रांस, हाँ भाई, पेरिस। कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस। पेरिस इज फेमस फॉर फैशन सिटी, है ना? चलो, इससे भी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जो यूनेस्को समिट का जो 46 सेशन है, वो कौन होस्ट करेगा इस बार? इंडिया करेगा। यूनेस्को का जो समिट होगा ना इस बार का, वो न्यू दिल्ली इंडिया में होगा, इंडिया होस्ट करेगा, ये बताया था आप लोगों को मैंने। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो ये भी बताया होगा शायद तब। ठीक है। यूनेस्को जानते ही हो ना, कौन बताएगा फुल फॉर्म? हाथ उठाओ यूनेस्को का। हाँ, देख के तो मैं भी बता दूंगा। 1 मिनट, एग्रीकल्चर किसने जोड़ा? अच्छा, फिर ठीक है। हम्म। तो कितने विश्व विरासत है हमारे देश में अभी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? 42, लास्ट स्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना? बाकी देखो, फ्रांस के आप पॉलिटी को समझोगे तो फ्रांस में क्या होता है कि एक ऊपर प्रेसिडेंस है, जिसके पास सारी पावर होती है। इसके नीचे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ 2 हाउस होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही फ्रांस में जो अपर हाउस होता है वो सीनेट कहलाता है, और जो लोअर हाउस होता है उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसी नेशनल असेंबली में जब चुनाव होता है, तो उसके बाद ही क्या डिसाइड होता है कंट्री का? पीएम। जैसे हमारे लोकसभा होता है ना, वैसे ही फ्रांस में इस चीज को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी के बाद ये पीएम चुना जाता है। तो अभी रिसेंट पीएम ने तो क्या कर दिया, रिजाइन। क्यों कर दिया रिजाइन? अरे क्योंकि भाई हार गया ना सेंट्रिक वाला, उसी का अपॉइंट किया हुआ था पहले। अब जो है सो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले आ गए ज्यादा सीट लेकर, तो रिजाइन करना पड़ा। तो अब तुम लोग अगली क्लास में मेरे को बताओगे, अगर हो जाएगा ऐसा तो, कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने?
ठीक है ना, समझ आई बात। हाँ, बाकी इस फ्रांस के नेशनल असेंबली में 577 सीटें हैं। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा प्लस यही होता है ना मेजोरिटी, हमारे यहाँ 272 है, कितना हो जाएगा 577 का है, 289 मान लो। ये चाहिए होता है फ्रांस में, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए 289 सीटें चाहिए होती हैं। इसमें से 180 सीट हाईएस्ट सीट के साथ एक्सट्रीम लेफ्ट वाले आए हैं, तो मेजोरिटी उन्हें भी नहीं मिली। मैंने क्या बोला, मेजोरिटी तो उनको भी नहीं मिली, 180 सीट मिला है उनको मैक्सिमम यहाँ पर जो है सो। और तुम्हें पता है यहाँ पे चुनाव कैसे होता है, यहाँ के नेशनल असेंबली का चुनाव थोड़ा हमारे कंट्री से अलग है। फ्रांस के नेशनल असेंबली का चुनाव हमारे लोकसभा से थोड़ा अलग है। आपके यहाँ पे चुनाव में क्या होता है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, किसी को 35% वोट मिला, किसी को 30% वोट मिला, किसी को 10% वोट मिला, ये जीत गया। कोई मतलब है कितना मिला, हाईएस्ट मिला, बस वो क्या हुआ, जीत गया। ये इंडिया के लोकसभा के चुनाव में होता है। बट फ्रांस के नेशनल असेंबली में क्या होता है कि जब तक किसी पर्सन को टोटल वोट का 50% प्लस नहीं मिल जाता, वो जीता नहीं माना जाता, वो जीता नहीं माना जाता। समझ आई बात, यहाँ पे इतना वोट लाना जरूरी होता है, इतने वोट लाने होते हैं, 50% प्लस 1 वोट गेन करोगे तो हो पाएगा कुछ, अदरवाइज नॉट। समझ आई बात। तो क्वेश्चन ये है कि ये अचानक सेंट्रिक से ये कैसे आ गए, मतलब इस चीज पर, फार लेफ्ट पर है, पैनिक होना, क्या होना, पैनिक, जनता घबरा भी जल्दी जाती है। समझ आई बात। यहाँ पे 2 राउंड की वोटिंग हुई, तो एक राउंड में क्या हुआ ना कि कुछ सीट पे ही लोगों को 50% वोट मिल पाया, तो वो जीते हुए कैंडिडेट हुए। अब उनमें ज्यादा संख्या ना, ज्यादा संख्या फार राइट वालों का था। इस चीज ने पैनिक फैला दिया पूरे फ्रांस में, नहीं, और बस फिर पड़ गए दबा के वोट। ये हुआ। चलो जी, अगले पॉइंट पे आते हैं अब। ये क्लियर है आपको। अगला पॉइंट, कुछ घर से होमवर्क दूंगा। ये लिखो, FASSAI, फसाई कहते हैं इसको शॉर्ट में। ये आपको घर से कुछ काम करके लाना है। एक तो फुल फॉर्म इसका लिख के लाना, इसका हेडक्वार्टर वगैरह लिख के लाना, कब स्टैब्लिश हुआ लिख के लाना, स्टैब्लिश कब हुआ लिख के लाना, ठीक है। हाँ, फूड वाला है ये। हाँ, हमारे कंट्री में फूड एडल्ट्रेशन वगैरह या फिर मिलावटी वगैरह नकली सामान वगैरह तो कोई खाने पीने में नहीं मिला रहा, इन सब के कंट्रोल एंड रेगुलेशन के लिए होता है ये, ठीक है। देखो अभी ये हाल ही में डिस्कशन में क्यों रहा, हाल ही में ये चर्चे में क्यों रहा, देखो इसके द्वारा ना अभी साफ साफ एक गाइडलाइन, बातें नहीं, अभी इसके द्वारा साफ साफ एक गाइडलाइन इशू किया गया है कि अब आपके जो न्यूट्रिशन वाला जो वैल्यू होता है ना खाने पीने के पैकेट पे, तो उस पे आप फैट के कंटेंट को, शुगर के कंटेंट को और सॉल्ट के कंटेंट को बिल्कुल हाईलाइट करके दर्शाओगे, कि बहुत अच्छे से वो दिखना चाहिए, होता तो है लेकिन स्पेशली मोटा मोटा हाईलाइट करोगे इन कंटेंट को आप। ये कंपलसरी कर दिया है, मतलब मैंडेटरी कर दिया है सभी पैकेट्स में मेंशन करना। तो इसलिए अभी हाल ही में क्या रहा, ये डिस्कशन में रहा। इन वैल्यूज को अब आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, मतलब अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज में। समझ आई बात। देखो खाने पीने में मिलावट वगैरह ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के हेल्थ को खराब करता है, मतलब, ठीक है ना। अभी मैं कर्नाटक की बात बताता हूँ आपको कि कर्नाटक में एक ना जो कलर नहीं होता खाने का, जो रंग होता है, उस पे अभी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया वहां की सरकार ने, रेगुलेशन किया, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है, उससे सीधा कैंसर होता है।
जो खाने की चीजों में रंग मिलाते हैं वो। और भी तरीके हो सकते हैं, आप नेचुरल मिला लो, ठीक है ना। अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो ऐसा करते हैं, थोड़ा मजेदार दिखे खाना, है। नहीं, मतलब कि तुमको मिलाना चाहिए था देगी मिर्च। कौन सा मिर्च होता है जो लाल कर देता है? कश्मीरी मिर्च। तुम्हें मिलाना चाहिए था काश्मीरी मिर्च, तुम कलर मिला दे रहे हो अच्छा दिखने के लिए, तो गलत है ना ये तो। कश्मीरी मिर्च महंगा पड़ रहा है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो और भी, तो ये चीजों पे भी अभी काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की वहां की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां पे खासकर ऐसा पाया गया कि बाहर का खाना, ऐसे कॉन्टेमिनेटेड फूड खा के ना लोग बीमार बहुत पड़ रहे थे। फूड पॉइजनिंग और वॉमिटिंग वगैरह ये सब बहुत केस आ रहे थे। तो वहां की प्रशासन ने फिर शिकंजा कसा इन सबके ऊपर, इन सारों के ऊपर। पानी पूरी, गोभी मंचूरियन, मिलता है ना इन्हीं में, है। पुदीना की जगह तुम कलर ही मिला दे रहे हो। ले, हरा हो गया पानी। जबकि रियल गोलगप्पे का पानी का कलर इतना हरा नहीं होता, तुम पता नहीं कैसे पी लेते हो, मैं तो हरा देखते ही छोड़ देता हूँ। आप देखना, जो सही पानी होता है ना वो इतना हरा नहीं होता। पता नहीं कैसे इतना हरा पी लेते हो, रंग मिला होता है यार उसमें। जागो ग्राहक जागो। ठीक है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन अब थोड़ा त्रिपुरा से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही अजीब सा पॉइंट उठा इंडिया के अंदर में, है। क्यों, क्या हो गया? अब ये खत्म तो कर लूं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी नहीं होगा ये, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि मैं फिर आगे का कराऊंगा, ये इसी में थोड़े अटका रहूंगा, पहले बता रहा। ठीक है ना। रीजनिंग क्लास हो जाएगी, उसी हिसाब से हो जाएगी। देखो क्वेश्चन एक सिंपल सा है कि अभी हाल ही में HIV के केसेस काफी ज्यादा कहाँ पाए गए? त्रिपुरा के अंदर, यंगस्टर के बीच में, मतलब ये केस काफी ज्यादा देखने को मिला। और इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह रही ड्रग्स। जो वो कॉमन इंजेक्शन का यूज करते हैं, वो ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करने के लिए। तो ये स्टेट के लिए कंसर्न का बात है, मतलब। तो ये आपसे स्टेट का नाम ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। किधर ऐसा देखा हमने? ठीक है। बाकी देखो, कुछ अजीब अजीब से न्यूज रहे, जरा इनको भी आप नोट डाउन करना। जैसे कि फर्स्ट, रॉबर्ट सुसाइड, साउथ कोरिया में हुआ ये। साउथ कोरिया में दुनिया का पहला ऐसा रॉबर्ट बना जिसने सुसाइड किया। ठीक है, हाँ, खुद ही सुसाइड, मतलब खुद ही होता है, और क्या, मर्डर होता है, फिर उसे मर्डर कहते हैं। वर्कलोड की वजह से, काम की वजह से परेशान था ये। देखो, नौ साउथ कोरिया ना दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पे ना वर्कलोड के कारण ना लोग बहुत ज्यादा आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं बहुत ज्यादा। बहुत कॉमन है यहाँ पे सुसाइड केस, वर्कलोड की वजह से, है ना। चलो, बाकी ये है कि जो आपका केनिया है, केनिया ने ये डिसाइड किया है कि कुछ इंडियन क्रॉस को मारे जाएंगे, मतलब भारतीय कौओं को। हम्म। देखो, केनिया ने हाल ही में ये टारगेट बनाया है कि कुछ 1 मिलियन भारतीय कौओं को 6 महीने के अंदर में मारना है। इनका कहना है कि ये यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह को परेशान करते हैं, ठीक है, किसानों को परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये सब कहते हुए केनिया ने ये टारगेट लिया है, मतलब। और बाकी वहाँ के जो अदर पक्षी है ना, उनको अलग परेशान करते हैं, मतलब आतंकवादी बने हुए हैं ये उनके बीच में जाके, मतलब। ठीक है ना। तो ये सब कहते हुए केनिया की सरकार ने ये डिसीजन लिया है, मतलब कि ऐसा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट। इसके बाद देखो, जापान।
जापान से भी एक कहानी है कि जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने इस चीज को कंपलसरी कर दिया है कि दिन में एक बार आपको बहुत जोर के हंसना है, ठीक है ना, बहुत लाउडली हंसना है दिन में एक बार। हाँ, तो जापान ने अपने देश में इस चीज को कंपलसरी किया है अभी रिसेंटली, दिन में एक बार खुल के हंसना है मतलब है। ठीक है। और देखो हाल ही में एक मुद्दा उठा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब डाइवोर्स के बाद जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी जो मेंटेनेंस खर्चा होता है उसका पूरा का पूरा अधिकार रखेंगी, मतलब ठीक है ना, पूरा पूरा मेंटेनेंस मिलना चाहिए, जिसका डाइवोर्स होगा उसको मिलेगा। चलो भाई, फिर बाकी आप डिस्कशन अगली क्लास से रखते हैं। इसको आप लोग जाओ घर पे अच्छे से पढ़ो, और फिर आएंगे आप नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। राइट, चलो फिर।